हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य वंश। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में मौर्य वंश का टॉपिक दोस्तों पार्टिकुलर सम्राट अशोक के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अशोक के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त और बिंदुसार के पढ़ने के बाद हम लोग अशोक का टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मौर्य वंश दोस्तों 322 से 185 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। आप लोग कहेंगे तो ये उल्टा कैसे सन दिया है 322 से 185। तो हम बता दें जो ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है दोस्तों। अगर ईस्वी रहती तब 185 से मतलब आगे बढ़ते या 322 से आगे बढ़ते, लेकिन ईसा पूर्व दोस्तों ये उल्टा के क्रम में चलता है। तो याद रखिएगा कि मौर्य वंश का शासन दोस्तों 322 से 185 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। और मौर्य वंश के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से शासक आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शचधन्वन और बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है तो बृहद्रथ हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आप लोग का दोस्तों देखिए पेट के एग्जाम में अशोक को मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पढ़ने के बाद हम लोग अशोक पढ़ेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में ही नहीं दोस्तों, हर एक छोटे बड़े एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है मौर्य वंश से, जो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक से आप लोग को बहुत ही सहायता मिलेगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को क्या, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, कौन घनानंद थे, उन्हीं घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी तो घनानंद को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घनानंद इन्हीं को हराए थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तभी उसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी गई। तो चंद्रगुप्त के गुरु, तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन है तो विष्णुगुप्त हैं। देखिए विष्णुगुप्त को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन है तो चंद्रगुप्त के गुरु विष्णुगुप्त हैं। याद रखिएगा, आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, यानी कि यही भी विष्णुगुप्त चाणक्य ही है दोस्तों। तो आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति से संबंधित है। यही एक अर्थशास्त्र की पुस्तक है चाणक्य की, जो राजनीति से संबंधित है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 से 298 ईस्वी। तो हम लोग मौर्य वंश कहाँ से कहाँ तक देखे हैं। मौर्य वंश 322 से क्या, 322 से हम लोग 185 ईसा पूर्व पूरा दिया है किसका, मौर्य वंश का। लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग देखेंगे 322 से 298 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैल गया था दोस्तों, तो देखिए पूरी की पूरी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में दोस्तों ईरान, फारस यानी कि जो तुर्की ग्रीक है दोस्तों वहां तक फैले हुए थे, और अरब सागर के खाड़ियों में भी। तो आप याद रखिएगा कि पूरे भारत में ही नहीं दोस्तों, भारत के बाहर भी ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। देखिए यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए नाम, तो प्लूटार्क क्या नाम दिए थे, एंड्रोकोट्स, और जस्टिन क्या नाम दिए थे, सैंड्रोकोट्स। तो याद रखिएगा, कुछ लोग एंड्रोकोट्स कहते थे तो कुछ लोग सैंड्रोकोट्स। तो प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोट्स और जस्टिन के अनुसार सैंड्रोकोट्स। तब एक विलियम्स नाम के एक व्यक्ति आते हैं, मतलब सर विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति आते हैं। वो कहते हैं जो एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स है, ये दोनों ही नाम किसके हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखिएगा, तो 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। यानी कि कुछ लोगों में मतभेद था कि नहीं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एंड्रोकोट्स है, तो कुछ लोग सैंड्रोकोट्स बता रहे थे। तो 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ति ने यह बताया
कि ये दोनों ही नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो दोस्तों ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एंड्रोकोर्स और सैंड्रोकोर्स किस व्यक्ति का नाम है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो इनका अन्य नाम भी क्या है दोस्तों, देखिए भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं, और एंड्रोकोर्स सैंड्रोकोर्स इन्हीं का नाम है, अभी जस्ट हम बताए हैं। तो इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र याद रखिएगा, किसकी राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। इनके प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन कहलाए, चाणक्य कहलाए। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों ये क्या, यूनान के एक शासक थे। वो क्या किए, मगध पर आक्रमण करने के लिए 305 ईसा पूर्व में आए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद इनकी बेटी हेलेना से शादी कर ली, और काबुल, कंधार, मकरान, हेरात प्रांत दहेज में दिया। तो शादी करने के बाद जब शादी कर लिए सेल्यूकस की बेटी से हेलेना से, तो इनको क्या किए, उपहार के तौर में यानी कि दहेज के तौर में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात ये दहेज के रूप में किनको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को। किन्होंने दिए, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था, जिसने भारत में रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो सेल्यूकस निकेटर को वो दामाद हो गए, तो इसलिए वो क्या किए कि एक राजदूत भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो मेगास्थनीज के नाम से जाना जाता है। और उसी मेगास्थनीज के नामक पुस्तक एक लिखे थे, कौन, इंडिका नामक पुस्तक। इसने मेगास्थनीज ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो सेल्यूकस। याद रखिएगा ये पॉइंट, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 द्वार थे। पाटलिपुत्र में उसने अपनी पाटलिपुत्र जो साम्राज्य जिसमें राजधानी बनाई थी, उसमें जो साम्राज्य बनाए थे, महल, उसमें 64 द्वार थे। यार दोस्तों याद रखिएगा कि ये मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 द्वार बताए गए थे। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। तो संलेखना विधि होता क्या है दोस्तों, बहुत दिनों तक बिना खाए पिए क्या करते हैं, वो एक संलेखना विधि कहलाती है, और उसके बाद वो अपनी मृत्यु त्याग देते हैं। तो 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागते हैं, और इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। याद रखिएगा किससे प्रभावित हुए थे, तो भद्रबाहु से प्रभावित होकर। दोस्तों बिंदुसार का शासन 298 से 273 ईसा पूर्व है। इनके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सम्राट अशोक के पास। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। यही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, कौन, बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो याद रखिएगा अमित्रघात का अर्थ क्या है, शत्रुओं का नाश रखने वाला। तो बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। दोस्तों यहीं से हम लोग अशोक के बारे में पहुंचेंगे। देखिए पहले आप लोग, तो बिंदुसार के 2 पुत्र सुसीम और अशोक। बिंदुसार का अन्य नाम और क्या क्या नाम था, तो अमित्रघात, सिंहसेन, वरिसर और भद्रसार। तो भद्रसार के रूप में किसे जाना जाता था, बिंदुसार को। सिंहसेन किसे कहते थे, बिंदुसार को। वरिसर और अमित्रघात इन्हीं का नाम है, किनका, बिंदुसार का। बिंदुसार की रुचि आजीवक संप्रदाय में थी।
तो दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिए थे और ये बिंदुसार आजीवक संप्रदाय में इनकी रुचि रहती थी, तो याद रखिएगा। और जब अशोक के बारे में पहुंचेंगे तो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे। आगे हम अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा, जबकि जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। तो भद्रसार इन्हीं का नाम है और सिंहसेन इन्हीं का नाम है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वायु पुराण में क्या कहा गया था और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया था। तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, जबकि जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया। तो याद रखिएगा, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में और राजदूत यानी कि डाइमेक्स किसके दरबार में आए? बिंदुसार के दरबार में। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से मीठी शराब, अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने कहा, मीठी शराब और सूखे अंजीर तो भेज दूंगा, लेकिन यवन दार्शनिक को नहीं भेज सकता, क्योंकि यवन कानून के अनुसार, क्या है दोस्तों, कानून के अनुसार दार्शनिक को बेचा नहीं जा सकता। तो ये क्या कि मीठी शराब और अंजीर, यानी कि बिंदुसार कहते हैं सीरिया के नरेश से कि हमें शराब दे दीजिए और कुछ चखना वखना दे दीजिए, जैसे मीठी शराब हुआ और अंजीर मतलब चखना वखना, आपके भाषा में चखना वखना बोलते हैं, तो वही समझिए कि इन्होंने शराब मांगी, चखना वखना मांगी। तो शराब चखना वखना तो इनको मिल गया, तो यूनानी दार्शनिक नहीं भेजी। यहाँ पे बताए हैं कि इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनके अनुसार दार्शनिक को बेचना नहीं जा सकता था, यानी कि बेचा नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा। तो इनके सेनापति आते हैं, किनके? बिंदुसार के सेनापति आते हैं, बोलते हैं महाराज तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो महाराज बोलते हैं, यानी कि बिंदुसार बोलते हैं, सुसीम को भेजो। अभी जस्ट ऊपर बताएं कि बिंदुसार के दो पुत्र सुसीम और अशोक। तो सेनापति आते हैं, तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हो गया, बताते हैं महाराज बिंदुसार से। तो बिंदुसार बोलते हैं कि सुसीम को भेज दो। तो सेनापति कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो महाराज बिंदुसार ने सुसीम को भेज दिए, तो वहां पे विद्रोह में दबाने में असफल हो गए। कौन? उनका बड़ा बेटा सुसीम। इनका बड़ा बेटा महाराज बिंदुसार का। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे यानी कि छोटे पुत्र अशोक को तक्षशिला पर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, तब वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये सब पॉइंट हम मेंशन कर लेकर आए हैं कि आप लोग का एक भी पॉइंट मिस न हो। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। इसने क्या किया? विद्रोह को दबा दिया और सुसीम नहीं दबा पाया। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होती है असली कहानी अशोक की। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और कई वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक विजयी हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो बिंदुसार है, अभी जस्ट हम बताए हैं 298 से 273 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। और जब अशोक का राजाभिषेक होता है तो तो 269 में राजाभिषेक होता है, यानी कि 273 में तो मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। तो जो 4 साल का गैप है बीच में, यानी कि उन्हीं 4 सालों में जो संघर्ष हुआ तो किनके बीच में हुआ? यानी कि अशोक के भाइयों में उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि अपने भाइयों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और कई वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक विजयी प्राप्त हुई। यानी कि बौद्ध धर्मों में बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उत्तराधिकारी का युद्ध लड़े हैं और जीते हैं।
बौद्ध धर्म में बताया गया है कि अशोक ने अपने भाइयों को 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठे हैं। चलते हैं अशोक के बारे में देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक दोस्तों देखिए 273 से 232 यानी कि इनका राज्याभिषेक 269 में होता है। देख लेते हैं। इनके गुरु का नाम राधा गुप्त जो चाणक्य के पोते थे। तो सम्राट अशोक के गुरु का नाम क्या था? तो राधा गुप्त। राधा गुप्त कौन थे? तो चाणक्य के पोते थे। इनके माता का नाम सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार। तो भाई बिंदुसार के दो पुत्र बताए थे, सुसीम और बिंदुसार। तो वही बिंदुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करके अब गद्दी के सिंहासन पे बैठते हैं। इनका अन्य नाम देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। याद रखिएगा कि सम्राट अशोक का नाम देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। तो कितने भाइयों की? 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक होता है। ये डेट याद रखिएगा। अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध में इतनी लाखों में लोगों की मृत्यु होती है, कई हजारों लाखों घायल होते हैं, बहुत लोगों को बंदी बना लिया जाता है। तो इसी को नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और खून खराबा देखकर अब ये ठान लिया कि अब मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। तो दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा कलिंग पर आक्रमण कब किया? कलिंग दोस्तों वही जो उड़ीसा के क्षेत्र में लगभग पड़ता है। याद रखिएगा उड़ीसा में। भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त ने दी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी? तो उपगुप्त ने दी। और किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद। याद रखिएगा कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार ये हर छोटे बड़े एग्जामों में अटेंड किया हुआ है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किनको श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को। कलिंग युद्ध उड़ीसा के पदनाम यानी कि उड़ीसा के आसपास वही पदनाम के नाम से जाना जाता है होता है। दोस्तों ये 13वां शिलालेख में दिया गया। अभी हम शिलालेख जो 14 शिलालेख है अशोक का वो भी पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में। या अशोक के 13वें शिलालेख में किनका वर्णन किया गया है? तो कलिंग युद्ध का। याद रखिएगा कलिंग की राजधानी तोसली है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष को बदलकर धम घोष अपना लिया। भेरी घोष होता क्या है दोस्तों? युद्ध का प्रतीक, धम घोष शांति का। तो याद रखिएगा युद्ध से शांति की ओर अब क्या किए? धम घोष को अपना लिए। कौन? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इनको इतना अच्छा लगा ये धम्म घोष। जब बौद्ध धर्म में गए तो इसने क्या किया? ये अपनी अशोक ने जो धम्म की अवधारणा थी उसी को क्या किया? लोकप्रिय बना लिए और तब जाके उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों जब ये इनको
बौद्ध धर्म अच्छा लगा, युद्ध की तरफ से शांति की तरफ गए, तब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म दोस्तों किससे शिक्षा ली थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट ऊपर हम बताए हैं। अशोक महान की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई। कौन कौन? गढ़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और चौपाल। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशोक की बराबर की पहाड़ियों में से इसमें से कौन एक नहीं है। तो तीन इसमें से दे देगा, कोई एक नहीं देगा, या दे देगा कि विश्व झोपड़ी किसने बनवाई थी, किसकी गुफाएं बनवाई थी, तो अशोक ने। तो ये गढ़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, चौपाल याद रखिएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये चारों की चारों गुफाएं आप लोग याद रखेंगे तो चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे आप लोग सही कर देंगे। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया थे। कहाँ करवाए थे? मध्य प्रदेश में। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। तो सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया, प्रथम भारतीय सम्राट हुए जो अपनी अभिलेखों से सीधे अपनी प्रजा को क्या किए? संबोधित किए। भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया। तो शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। तो कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। स्तंभ लेख 7 और गुहा लेख 3। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है कि स्तंभ लेख या गुहा लेख या शिलालेख कितने हैं, तो संख्या इनकी याद रखिएगा। चलते हैं शिलालेख जो 14 है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले थोड़ा और कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज देखिए, खोज टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में किए थे, लेकिन अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। खोज तो टी पैंथलर ने किए थे 1750 में, लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है, तो जेम्स प्रिंसप को जाता है। तो 1837 में ये पढ़े थे। अशोक के अभिलेखों की लिपि, तो दोस्तों देखिए, अशोक के अभिलेखों की ये जो लिपि है, ये 4 लिपियां इनकी है दोस्तों। और ये प्राकृतिक भाषा याद रखिएगा, ये प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है इनकी लिपियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये प्राकृतिक से पूछता है। तो भारत में दोस्तों ब्राह्मणी लिपि चलती है। कहाँ? भारत में। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि। एशिया माइनर जिसे तुर्की अब हो गया दोस्तों, पहले ग्रीक था, ये एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, जो अब तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहां पे ग्रीक लिपि। तो दोस्तों जो ये ब्राह्मणी लिपि है, भारत में लिपि ही कही जाती है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऐसे बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है दोस्तों याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये पाकिस्तान की है। अफगानिस्तान की अरमाइक लिपि, एशिया माइनर, तुर्की ग्रीक लिपि। तो अशोक के अभिलेख की लिपि 4 लिपि याद रखिएगा, कौन कौन है? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। देखिए, गुर्जरा मास्की नेटुर उदगोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है तथा अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय नाम के रूप में मिलता है। तो क्वेश्चन, ये गुर्जरा मास्की नेटुर उदगोलम याद रखिएगा, इन्हीं 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है और बाकी अभिलेखों में देवनाम प्रिय मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, तो इसमें से कोई एक दे देगा, या 3 दे देगा, या 4 दे देगा, दे देगा उपयुक्त सभी। तो ये गुर्जरा मास्की नेटुर उदगोलम याद रखिएगा, ये अभिलेख भूलिएगा मत जो नाम 4 है, और बाकी अभिलेखों में देवनाम प्रिय मिलता है किनका? अशोक का। और श्रीनगर शहर किसने बसाया था, तो श्रीनगर शहर अशोक ने बसाया था, याद रखिएगा। अशोक के 14 शिलालेख देख लेते हैं, कौन कौन है। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा करना। पशु बलि की निंदा करना किस शिलालेख में है अशोक के? तो प्रथम यानी कि पहले। सभी मनुष्य मेरी संतान है।
ये सभी मनुष्य मेरी संतान है, इनका कहने का मतलब यही था कि जैसे कि मान लीजिए बड़े लोग नहीं कहते हैं कि बेटे आप ये करो वो करो, तो उस उन्हीं कहने का मतलब यही था कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। और पशु बलि की निंदा ये प्रथम अभिलेख में शिलालेख में जिक्र किया गया है। दूसरे में लोक कल्याणकारी कार्य, जैसे कि चिकित्सा से संबंधित हुआ दोस्तों, जैसे पशु हुआ, मनुष्य, इन सब के बारे में, चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो लोक कल्याणकारी कार्य किस अभिलेख में है? दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में क्या है? युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा। जितने भी इस टाइम अधिकारी के नाम से, युक्त रज्जुक के नाम से जाने जाते थे, तो उन लोग को अधिकारियों का जो दौरा था दोस्तों, वो तीसरे अभिलेख में है। और चौथे अभिलेख में धम्म का उद्घोष। तो धम्म का उद्घोष किस अभिलेख में है? तो चौथे। पांचवें शिलालेख में क्या है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में, तो नियुक्ति के विषय में है पांचवा। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण स्वयं की शिक्षा दोस्तों छठा शिलालेख में है। सातवां में क्या है? सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। आठवां सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि सम्राट अशोक के यात्राओं का, धर्म मतलब जो धर्म से संबंधित यात्राओं का उल्लेख है, वो किस शिलालेख में है? तो आठवां में। और धर्म समारोह की चर्चा नौवां शिलालेख में है। धर्म की नीति का श्रेष्ठता पर बल देना दसवां शिलालेख में है। धर्म नीति की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तो 11वां में। और स्त्री महामात्र की चर्चा 12वां में। 11वां में दोस्तों धर्म नीति की व्याख्या, 12वां में स्त्री महामात्र की चर्चा, और 13वां में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और यही सबसे बड़ा शिलालेख है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो 13वां शिलालेख है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है सबसे बड़े शिलालेख में। 14वां में अशोक का जनता के प्रति धार्मिक रवैया। इनका धार्मिक रवैया देखिए, किसी के धर्म के बारे में गलत उलत नहीं कहते थे। तो धार्मिक रवैया किस शिलालेख में है? तो 14वें शिलालेख में। सबसे बड़ा शिलालेख 13वां में है, जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। सबसे छोटा शिलालेख दोस्तों, ऑथेंटिक जानकारी इसकी अभी नहीं मिल पाई है, कोई कुछ और कहता है तो कोई कुछ और कहता है। तो सबसे बड़ा शिलालेख याद रखिएगा 13वां है, जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक का एकमात्र शिला रूपचित्र कंगन हल्ली में पाया गया है। याद रखिएगा कि अशोक का एकमात्र शिला रूपचित्र वो कौन है जो कंगन हल्ली में पाया गया है? तो रूप चित्र दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, याद रखिएगा, अभी ऊपर भी जस्ट हम बताए हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने शुंग द्वारा करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी, बृहद्रथ की हत्या करके। तो पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की गई थी, शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा दोस्तों। मौर्य वंश में ग्रांड ट्रंक रोड को उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। तो मौर्य वंश में ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना गया? उत्तरा पथ के नाम से जाना गया। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के वीडियो ऐसे हम लेकर आते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।